मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सबका कार्यशाला के इस सत्र में। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर श्रीवल्ली, डॉक्टर श्रीधर किश्ते और महानिदेशक महोदय को काफ़ी बधाई देना चाहूँगी, ताकि उन्होंने एक नए तरह का प्रयोग इस मूक कक्षा द्वारा शुरू किया है और न केवल मैनेज के कर्मचारियों और अधिकारियों को, बल्कि इसका फ़ायदा यदि यूट्यूब में इसे डाला जाएगा तो अन्य कार्यालय के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वे भी काफ़ी लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए शुरुआत करती हूँ मुख्य विषय की। जेंडर आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण और उसकी पहचान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तुलनात्मक रूप में आपको बताना चाहूँगी। हम शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ी से, इंग्लिश से। इंग्लिश में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, एज यू नो। आप बताइए कोई आप में से। फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड वन मोर न्यूट्रल जेंडर। ही, शी एंड इट या शी, ही एंड इट जो मैंने आपको क्रम बताया है। स्त्री पुरुष ही, शी के अंतर्गत आ जाते हैं इंग्लिश में। और यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं, ओके, उसमें इट का प्रयोग किया जाता है। और जीव जंतुओं के लिए ही डॉग, शी डॉग, ओके, इस तरह से भी आजकल आधुनिक इंग्लिश में चल रहा है। ही मंकी, शी मंकी, बट एक्चुअली उनके लिए इट का प्रयोग होना चाहिए। इट इज़ अ डॉग। ही इज़ अ डॉग बोल सकते हैं क्या? नहीं, फिर वो गाली हो जाएगी वो किसी व्यक्ति को हम इंगित कर रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। तो जो प्राणी होते हैं और जो अप्राणीवाचक वस्तुएं होती हैं, प्राणी इन द सेंस एनिमल्स या पशु पक्षी या अन्य जो जीवित क्रीचर्स हैं, उनके साथ साथ जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे टेबल, फ़ोन, पेन, बोर्ड, क्लासरूम, ऑफिस, इसके लिए भी आपको इट का प्रयोग ही इंग्लिश में, जो करेक्ट इंग्लिश है, स्टैंडर्ड इंग्लिश है, उसमें इस तरह से आपको करना चाहिए। तेलुगु में भी 2 ही प्रकार के जेंडर्स हैं, पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम। ठीक है। सारे स्त्री पुरुष तो देयर इज अनडाउटेडली दे कम अंडर आइदर जेंडर्स। और जहाँ तक अप्राणीवाचक वस्तुओं और जंतुओं का सवाल है, जीव जंतुओं का सवाल है, अदर दैन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं तेलुगु में, और जो वस्तुएं हैं जिनमें प्राण नहीं है, जीव जंतु और अप्राणीवाचक वस्तुएं, लाइफलेस थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रामेटिकली यदि कहा जाए, वे सारे तेलुगु में स्त्रीलिंग के अंतर्गत मान लिए गए हैं। कभी सोचा इस पर आपने? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? नो। हम कई फैक्ट्स डेली, प्रतिदिन हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये इस तरह से क्यों है, ये प्रावधान हमारी भाषा में किस प्रकार से, ऐसा नहीं सोचते। फ़ोन इक्कड़ उन्नाडु अंटारा, उन्नद अंटारा। स्पेक्स उंदी। पुस्तकम बल्लपैन उंदा, उंदी, उन्नाड़ा, क्या कहेंगे? उंदी। तो हंस रहे हैं एक बंधु हमारे। तो इस तरह से इसका तात्पर्य ये है कि तेलुगु में सारी निर्जीव वस्तुएं along with the live creatures other than human beings, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो वहाँ अनडाउटेडली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कन्फ्यूजन। अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में भी तेलुगु के ही समान 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब समस्या कहाँ आती है? देखिए, जो जीवित लोग हैं उनके लिए या तो पुरुष रहेंगे या स्त्री रहेंगे, लेकिन हिंदी में समस्या उत्पन्न होती है निर्जीव वस्तुओं, अप्राणीवाचक शब्दों के साथ, ईकारांत शब्दों से। पहला नियम, हिंदी में सभी ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने गए हैं। No. सारे इकारांत शब्द, चाहे ह्रस्व ई से जिनका अंत हो रहा हो या दीर्घ ई। व्हाट इज ह्रस्व ई? कैन यू टेल मी? व्याकरणिक शब्द बता रही हूँ। व्हाट इज ह्रस्व ई? बाईं ओर से जो ई की मात्रा लगती है,
लेफ्ट साइड से, उसे ह्रस्व कहा जाता है। ह में र की मात्रा लगती है, ह्रस्व, HR, जैसे हृदय लिखते हैं, हाँ वैसे ह्रस्व, ह्रस्व लिखते हैं। और जो लॉन्ग ई होती है उसे दीर्घ, तेलुगु में भी दीर्घ कहते हैं। तो जो शॉर्ट ई या लॉन्ग ई, छोटी ई की मात्रा से या बड़ी ई की मात्रा से जिन शब्दों का अंत होता है, अधिकांशतः वे सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। कौन से शब्द? विच वर्ड्स? बार बार पूछूंगी ये शब्द सवाल आपको। किस प्रकार के शब्द? हाँ इकारांत तो है, लेकिन विच वर्ड्स? अप्राणीवाचक। ये बार बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऑल दीज रूल्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ यस, लिविंग नहीं है इसमें। लिविंग है तो या तो फेमिनाइन या मैस्कुलाइन रहेगा, ओके। और ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ये सारे नियम आपको बताए जा रहे हैं। तो इसके अंत में एक अच्छा सा जोक बताऊंगी तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये अप्राणीवाचक है। अंटे प्राणवाचक अंटे जिसमें जान है। प्राण अंटे ఏంటి? लाइफ। प्राणवायु अंटे? वेरी गुड, ऑक्सीजन। और अप्राण माने जिसमें जान नहीं है। अब ये कलम है, इसमें जान है क्या? नहीं है, तो ये अप्राणीवाचक है। तो इकारांत शब्द जो होते हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण बता रही हूँ, इसके बाद मैं एक्सेप्शंस भी बताऊंगी। पहला शब्द है प्रगति, उन्नति, पदोन्नति, ठीक है। उसके बाद शताब्दी, बड़ी की मात्रा वाले, शताब्दी, छुट्टी, कुर्सी, रोटी, ये सभी शब्द या तो छोटी की मात्रा वाले हैं या बड़ी की। तो मैं लिखकर बता देती हूँ, थोड़ा सा शायद इसे अभ्यास करना पड़ता है ना। या प्रगति छोटी की मात्रा, उन्नति, पदोन्नति, देन और बताते जाइए। स्थिति, ये इन सभी शब्दों में क्या कॉमन है? अंत में क्या आया है? स्मॉल ई। ये इसे हम क्या कहते हैं व्याकरणिक भाषा में? ह्रस्व ई। वेरी गुड, ह्रस्व ई। अब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखती हूँ। सबसे कॉमन हमारा पसंदीदा जो शब्द होता है वो है छुट्टी। ये थोड़ा सा अक्षरों का आकार इसमें बदल रहा है, नो प्रॉब्लम। ये भी ट ही है। यस, छुट्टी। यहाँ कौन सी मात्रा आई है? बड़ी की मात्रा, जिसे आप क्या कहेंगे व्याकरणिक? दीर्घ ही। एक्सेलेंट, छुट्टी। हाँ, इसके बाद और बताते जाइए। आधा स और ती, बस्ती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे छोटी की मात्रा से जिनका अंत हो रहा हो या बड़ी की मात्रा से जो शब्द जिनकी ध्वनि ई की मात्रा से अंत हो रही हो, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन अब ये लेकिन बड़ा खतरनाक होता है, ओके। द रूल इज ऑल द ई एंडिंग्स आइदर एंडिंग विद स्मॉल ई और दीर्घ ई, लॉन्ग ई, दे कम अंडर फेमिनाइन फॉर्म्स, ओके। बट अब ये बट के बाद क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अपवाद हैं। व्हाट इज अपवाद? एक्सेप्शंस। एक्सेलेंट। एला तेलसुमी को आप हिंदी भाषी हैं? ओके, बहुत अच्छे। अपवाद का अर्थ होता है एक्सेप्शंस। मतलब इवन दो दे कम अंडर दिस रूल, स्टिल दे आर डिफरेंट, ओके। अब कहा जाता है ना, अब जो एक्स्ट्रा या बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो तो एक्सेप्शन है, उस पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती। यस, तो इसी प्रकार इसमें 5 एक्सेप्शंस होते हैं। ये जो रूल है ना, इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, इसमें 5 शब्द हैं जो इस नियम के अपवाद हैं। अर्थात इकारांत होते हुए भी उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप में पुल्लिंग शब्दों के रूप में किया जाता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, मज़ेदार शब्द हैं, रोज़मर्रा के ही शब्द हैं। पहला शब्द है पानी। पानी अंटे वाटर, ओके। अब कैसे इसका प्रयोग करेंगे? द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, बताइए हिंदी में। पानी ठंडा है। एक्सेलेंट। मी पेरू? लोकनाथ। वेरी गुड। हाँ,
पूजा मैडम, yesterday I didn't fill water. पिछले दिन मैंने पानी नहीं भरा. नहीं भरा, एक्सेलेंट. नहीं भरी नहीं, क्या कहेंगे? पानी नहीं भरा. यस. देन द मिनरल वाटर इज वेरी कॉस्टली. सर, मिनरल पानी बहुत महंगा है. महंगा है, महंगी है कहेंगे या महंगा है. वेरी गुड. तो ये इकारांत शब्द है, लेकिन इसके अपवाद स्वरूप, इस नियम के अपवाद स्वरूप व्यवहारिक तौर पर इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? एक मैस्कुलिन. यस. दूसरा इसका अपवाद होता है दही. व्हाट इज दही? कर्ड. एक्सेलेंट. सो द कर्ड इज सोर. बताइए, सोर, सार, जो भी आप कहते हैं. हाँ, एक्सेलेंट. दही बहुत खट्टा है. अब कुछ प्रांतों में, यहाँ दिल्ली या हरियाणा के कोई लोग हैं इस क्लास में? नहीं है. लेकिन दिल्ली हरियाणा में दही खट्टी है कहा जाता है. कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप जाएंगे तो दही खट्टी है नहीं अंटारू, दही नहीं जमी अंटारू, दही महंगी है. वो वहाँ उस क्षेत्र का कह लीजिए प्रचलन है. लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार दही हमेशा पुल्लिंग तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए. ओके. आई डिडंट हैव कर्ड यस्टरडे. नहीं, आई डिडंट गेट कर्ड यस्टरडे. मुझे कल दही नहीं मिला. नहीं मिला. नहीं मिली कहेंगे या मिला? नहीं मिला. बहुत अच्छे. द कर्ड इज वेरी कॉस्टली. दही महंगा है. यस. ओके. मैंने सॉरी, कल दही नहीं जमा. ठंड के कारण दही नहीं जमा या जमी? नहीं जमा. वही तो बता रही हूँ. हाँ, जमा. यस. सो दो दिस वर्ड इज एंडिंग विद ई, स्टिल in practice it is used as what? Masculine word. Okay? हाँ, पानी दही. तीसरा उदाहरण है जी. What is जी? मन के लिए, मूड के लिए. यस, डिफरेंस है ये. हाँ, तो जी तीसरा शब्द हो गया. चौथा वेरी कॉमन वर्ड घी. सो घी इज वेरी कॉस्टली. अब हिंदी में बताइए. घी. यस. ओके. काऊ घी हिंदी में गाय का घी. गाय की घी नहीं कहेंगे, गाय का घी. ओके, लाइक दैट. सो ये चार अपवाद हो गए. पानी, दही, जी, घी. एक और है इसके बाद, वो भी कॉमन वर्ड है, आप लोग अच्छे से जानते हैं. द फिफ्थ एक्सेप्शन इज मोती. व्हाट इज मोती? Pearl. Yeah. Hyderabad pearl is very famous. हैदराबाद का वेरी गुड. हैदराबाद का मोती विश्व प्रसिद्ध है, या जो भी बोलिए प्रसिद्ध है. ओके. द पर्ल इज गेटिंग कॉस्टलियर. होता जा रहा है. मोती बहुत महंगा होता जा रहा है. तो इस तरह ये 5 अपवाद हैं, बहुत ही कॉमन शब्द हैं. इकारांत होते हुए भी इन सभी 5 शब्दों का प्रयोग किस रूप में हम करते हैं? व्यवहारिक तौर पर पुल्लिंग शब्दों में. ठीक है. पानी, दही, जी, घी और मोती. इन 5 शब्दों को याद रखिए. बाकी इकारांत शब्द भूल जाइए, क्योंकि अनडाउटेडली, निस्संदेह, वे सारे इकारांत शब्द क्या रहेंगे? फेमिनाइन रहेंगे. बहुत अच्छे. तो हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं. द सेकेंड रूल इज संस्कृत भाषा के आकारांत शब्द. ओके. संस्कृत भाषा के आकारांत शब्द. आकारांत माने जिसके अंत में क्या आती है? आ की ध्वनि आती है. आकारांत. ये पहला नियम इकारांत शब्दों के लिए था. दिस इज आकारांत. आकारांत माने जिसके अंत में क्या ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि. एक तरीका ये है कि वे सारे शब्द जो तेलुगु या दक्षिणी भाषाओं में और हिंदी में समान रूप से
प्रयुक्त होते हैं वे सारे शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज सम ऑफ द वर्ड्स। आई विल टेल यू कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पूजा तेलुगुलो उंदा? यस। योजना, सूचना, प्रतिष्ठा, ओके और बोलते जाइए। परंपरा। तो ये जितने भी शब्द मैंने बताए वे सारे तेलुगु में और हिंदी में समान रूप में इनका प्रयोग होता है। कुछ और शब्द बोलती हूँ। कल्पना, व्हाट इज कल्पना जी? हाँ, इमेजिनेशन। అవును, ఊహించడ తెలుగులో। యాత్ర, భాష, పరిభాష ఇవన్నీ తెలుగులో హిందీలో కామన్గా యూజ్ అవుతున్నాయి। సో ద ऑरिजिन ऑफ दीज वर्ड्स इज भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से आया है। तो ऐसे सारे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है, जैसे अभी मैंने बताया एक 4 शब्द बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप भी नोट कीजिए सो दैट यू शुड रिमेंबर इट। पूजा, प्रार्थना, योजना, भाषा और बताइए कल्पना। ये सभी समान रूप से तेलुगु और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और इसका स्रोत है संस्कृत। तो इन सभी शब्दों का जेंडर अनडाउटेडली क्या होगा? फेमिनाइन होगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए सेकेंड वाला। संस्कृत भाषा के आकारांत शब्द इंग्लिश में बता रही हूँ। आई एंडिंग वर्ड्स ऑफ संस्कृत दे कम अंडर और दे आर कंसिडर्ड एज फेमिनाइन वर्ड्स इन हिंदी। एग्जाम्पल में ये शब्द लिख लीजिए। एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग, जो शब्द संस्कृत के नहीं हैं, उर्दू, अरबी या किसी और भाषा से के हैं इंस्टेड ऑफ संस्कृत, तो ये सारे शब्द अनडाउटेडली पुल्लिंग रहेंगे। जैसे कमरा, पर्दा, ओके। नेक्स्ट या तो कमरा, पर्दा, दावा, दावा अंटे कमरा। तो जो संस्कृत के शब्द नहीं हैं फिर भी जिसके अंत में आ आता है वे अनडाउटेडली पुल्लिंग रहेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड वे स्त्रीलिंग होती है। ऑल द लैंग्वेजेस एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, चाहे भारतीय भाषाएं हों, विदेशी भाषाएं हों, वे सभी स्त्रीलिंग वर्ग में आती हैं। इसका एक तकनीकी कारण है और एक मनोवैज्ञानिक कारण है। वो दोनों मैं आपको बताऊंगी। मनोवैज्ञानिक कारण हम पहले सोचेंगे। मातृभाषा, अब जैसे मैं आपसे पूछूंगी आपका नाम? साई कृष्णा। हाँ, साई कृष्णा जी, आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी में बताइए पूरा वाक्य। मेरा मातृभाषा तेलुगु। आप बताइए। मेरा नाम लोकनाथ है, मेरा मातृभाषा तेलुगु है। पूजा जी? मेरा नाम पूजा है, मेरी मातृभाषा हिंदी। यस, मैं यही चाह रही थी कि ये डिफरेंस आप ही लोग बोलें। अब साई मी पेरू? साई कृष्णा। हाँ, साई कृष्णा जी ने मेरा मातृभाषा कहा, मेरू కూడా मेरा मातृभाषा ने अन्नारू। पूजा जी ने क्या कहा? मेरी मातृभाषा। ओके, तो क्या ये डिफरेंस ये मेल है इसलिए इन्होंने मेरा कहा और पूजा जी स्त्री हैं इसलिए ऐसा कहा? आप लोग यही सोच रहे हैं ना, दे आर मेल एम्प्लॉयज एंड शी इज वुमन एम्प्लॉय। नो, मातृभाषा शब्द इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑलवेज फेमिनाइन। हमेशा याद रखिए, कोई भी भाषा, चाहे वो तमिल, तेलुगु से लेकर रशियन, हिब्रू या अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो, हमेशा it will be used as what? Feminine word. उसका मनोवैज्ञानिक कारण है। भाषा का संबंध किससे होता है मैडम? किससे हम पहला शब्द सीखते हैं? माँ से। हाँ जी, भाषा का संबंध कहाँ से होता है? माँ से। तो अब तो वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं स्त्रीलिंग होता है, माँ से जुड़ा होता है। तो मातृभाषा आपसे कोई भी पूछेगा रघु जी,
आपकी मातृभाषा क्या है, तो आप कहेंगे मेरी मातृभाषा तेलुगु है। నేను రఘు అని मेरा అని చెప్పకూడదు, मेरी ऑलवेज। ओके, और इसका जो टेक्निकल रीज़न है, टेक्निकल बेस ये है, अभी मैंने बताया ना संस्कृत के आकारांत शब्द फेमिनाइन है, तो भाषा शब्द कहाँ से आया, संस्कृत से आया है, एंड एंडिंग विद आ साउंड, दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ फेमिनाइन। नोट कर लीजिए, आप एक नियम जान लीजिएगा। व्हाट इज़ वाहन है, వెహికల్స్, ఎస్, తెలుగులో ఏమంటారు, వాహనము, బండ్లు, हाँ बंडी या वाहनालू। ओके, तो वाहन शब्द कैसे बना है, वहन करना, वहन अंटे लोड, उठाना। ओके, तो जो हमें हमारा लोड सहता है वो है वाहन, ठीक है, व्हीकल। तो वाहनों के अंतर्गत कुछ वाहन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ पुल्लिंग में होते हैं। तो समस्त अधिकांश वाहनों का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में होता है, जैसे कि रेल, मेरी रेल छूट गई, बस, मेरी बस आ रही है, ओके, या मुझे बस पकड़नी है, कार, मैंने कार खरीदी, ओके, मोटर, मैंने नई मोटर ली है। लेकिन इसमें अपवाद हैं, अपवाद का अर्थ होता है व्हाट, अभी बताया आपको, एक्सेप्शंस। एक्सीलेंट, या इसमें अपवाद हैं, एक तो ओके ट्रक, वैसे इसे हिंदी में आप लॉरी फेमिनाइन भी बोल सकते हैं, लॉरी कहा जाता है हिंदी में, ट्रक, जहाज, व्हाट इज जहाज है, नहीं, दोनों जहाज, दो कौन से होते हैं, पानी का जहाज, एक्सेलेंट, शिप और एरोप्लेन, हाँ, हवाई जहाज, वायु, यस, विमान या वायुयान, यस, या उड़ने वाला हवाई जहाज। तो ये दोनों भी अपवाद हैं, इसलिए इनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के रूप में होता है। एक और शब्द है स्कूटर, मेरा स्कूटर चोरी हो गया, ओके, मैंने नया स्कूटर खरीदा, लेट दैट। सो ऑल द व्हीकल्स कॉमनली दे आर यूज्ड एज फेमिनाइन वर्ड्स एक्सेप्ट दीज थ्री, ट्रक, जहाज एंड स्कूटर। ये तीनों एक्सेप्शंस आप नोट कर लीजिए। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट कई बार होते हैं हम लोग, देखते हैं तो अंकित हो जाता है मस्तिष्क में, और लिखते हैं तो मन और मतलब फिजिक दोनों के का प्रयोग उसमें हम करते हैं, तो वो हमेशा याद रहता है। सो धन्यवाद बहुत बहुत, हिंदी का प्रयोग करते रहिए, बढ़ावा देते रहिए और श्रीवल्ली मैडम का सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अभी आपको आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ बेला जी कि आप आई, और आपके पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा रहता है। Thank you. और मैं ये जानती हूँ कि आप जो है तेलुगु के साथ साथ कंपैरेटिवली आप पढ़ा सकती है, इसीलिए मैडम को मैं यहाँ पर हमेशा बुलाती हूँ। तो बहुत धन्यवाद और आभार आपका, यहाँ पर आई, आपका समय निकाल कर। मैं जानती हूँ कि ये 15 दिन जो है हमारे लोगों के लिए और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई कार्यालय वाले आपको बुलाते रहते हैं आपकी कक्षाओं के लिए, लेकिन हमारे लिए आपने जो है इतना समय निकाला, इसके लिए आभार आपका। धन्यवाद मैम।